हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अभ्यास सीरीज 1.0 में क्लास 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पटवारी एग्जाम के लिए हिंदी से रिलेटेड आपकी क्लास जो है वो रहने वाली है। इससे पहले अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, एचपी पटवारी 2025-26, तो वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो। अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। साथ में अगर आप पटवारी के साथ में, जैसे आप जेबीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है ना, तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो ना, तो मैं 500% श्योर हूं, आप जो भी आपका एग्जाम होगा, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जा रही है, उस एग्जाम में आप जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ जो है सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करके आओगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न है हिंदी व्याकरण में अघोष व्यंजन की पहचान करे। अब ये आपको व्यंजन से है, मतलब वर्णमाला जो आपका टॉपिक है, वर्णमाला से आपको जो है क्वेश्चन डाला गया है। अब देखो, इसमें अघोष व्यंजन की आपने पहचान करनी है। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका ग, देन झ, देन श, देन ह। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे व्यंजन है ना, वो किस तरह से क्लासीफाई किए गए हैं, या उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। देखो, इससे पहले कि डिस्कस करें, इसी चैनल के ऊपर एक संपूर्ण हिंदी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ नए बच्चे भी जुड़े होंगे, खैर जो पहले से जुड़े होंगे तो पता है। संपूर्ण हिंदी करके मैंने ना एक प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में जो है वो जैसे व्याकरण के जो भी टॉपिक है वो सारे मैंने डिटेल में बताए हुए हैं। वहाँ पे अघोष व्यंजन को मैंने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से अघोष व्यंजन, या जैसे घोषत्व के आधार पर और जैसे प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन होते हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, उन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो एक बार वहाँ विजिट कर लीजिएगा। अदरवाइज नए बच्चे भी जुड़े होंगे, थोड़ा सा उनको भी बताते चलेंगे। देखो, व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो बेटा दो प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो वर्गीकरण करते हैं, सॉरी। किस तरह से? एक होता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व, और एक होता है जैसे जो प्राण तत्व के आधार पर। अब घोषत्व के आधार के ऊपर क्या क्या आता है, जैसे पहला जो आपका आता है वो आता है अघोष, अघोष व्यंजन। और दूसरा जो होता है इसमें वो होता है सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। अब देखो, सघोष व्यंजन को ही हम वैसे घोष भी बोलते हैं, ये आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। घोष, घोष भी इसी को बोला जाता है, सघोष को ही, ठीक है। और अघोष जो है वो अलग होता है। अब देखो, अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, वैसे वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। जो भी उच्चारण करेंगे, जब स्वर तंत्र में हमारे जो है वो कंपन होता है, तो वो वैसे जो व्यंजन है वो सघोष व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? सघोष, जिनमें कंपन होता है। अब समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अब अघोष कौन से होते हैं? जिनमें कंपन नहीं होता है। अब देखिएगा, अघोष में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का। अब वर्ग का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मान लो यहां पे लिखता हूं मैं क, देन ख, ग, घ, ङ, राइट। अब देखो, प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग के जो वर्ण है ना, वो ये सब है, पांच पांच है ना। तो क प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, मतलब क और ख। उसी तरह से अगर मैं देखो यहां पे करूं, च, छ, देन ज आएगा, झ आएगा और अइया आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हुए? च और छ। अब देखो, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है ना। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 होती है, ठीक है। तो इसमें क से म तक होते हैं, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में, मतलब सॉरी, इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इतना लंबा इसने डिस्कस कर लिया है। अब देखिएगा, प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या हुआ, वो अघोष में जाएगा। और साथ में जो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से थे सर? ऊष्म संघर्षी व्यंजन आपके श, श, ह। देखो मैं बताता हूँ अभी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते थे हमारे। जैसे मान लो श हो गया, सॉरी, श हो गया, श हो गया, श हो गया और ह हो गया। बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपने कि अघोष में हम ह जो व्यंजन है ना हमारा, उसको नहीं लेते हैं। ये सिर्फ 3 ही ऐसे व्यंजन हैं जो अघोष में, जिनको हम शामिल करते हैं। ह जो है अघोष में शामिल नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं ना, तो क्या है, अघोष वो व्यंजन है जिनके उच्चारण में जो कोई कंपन नहीं होता। जैसे आप क बोलोगे, आप उच्चारण कीजिए क, ख, क, ख। देखो, कोई उच्चारण, मतलब कुछ कंपन हो रहा है आपके, जब आप इसको जो उच्चारण कर रहे हो शब्दों का। अब जैसे ही आप बोलेंगे ग, घ,
तो आपका थोड़ा सा जोर भी लगेगा बात करने में, ठीक है, थोड़ा सा बल भी आपको देना पड़ेगा। तो वो जो कंपन है और जो बल है, उसी चीज को जो है वो सघोष उसमें जो है वो काउंट किया जाता है। आई होप आप समझे होंगे, आशा करता हूं। अगर आपको ये समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे अब कि सघोष व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं या व्यंजन आते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा व्यंजन आता है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एक ही क्वेश्चन में हम 10 से 15 चीजें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और इसी तरह से आपको पढ़ना भी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए। आशा करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, री किस वर्ग का व्यंजन है? बोलता कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत्य है। अब देखो री की अगर मैं बात करूं ना तो री क्या है? कंठ है, कंठ से बोला जाता है, आप उच्चारण कीजिए एक बार, कंठ से नहीं, तालव्य नहीं, मूर्धन्य, ये क्या है? ये मूर्धन्य है। समझे मेरी बात को? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। इसी तरह से आपको क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में सजातीय स्वर हैं। अब देखो सजातीय और विजातीय ये भी आपको पता होना चाहिए कि सजातीय और विजातीय, विजातीय होता है ना दूसरा, तो सजातीय और विजातीय में डिफरेंस क्या है, इन सब चीजों का आपको पहले पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे ना। तभी मैं आपको वो कह रहा हूं, आपको संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। थोड़ा सा नए बच्चों के लिए भी साथ साथ में बताते चलेंगे। सजातीय का मतलब होता है कि जो एक जैसे, देखो मतलब नाम पढ़ने से ही पता चल रहा है हमें, सजातीय जो एक जैसी जाति के हो। कैसे? जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे बड़ा आ, तो मैंने आपको बताया था कि बड़ा आ जब हम लिखते हैं तो बनता कैसे? बड़ा अ, अ। अब एक ही फैमिली के हैं, देखो एक ही फैमिली के हैं ना, देखो बड़ा आ बन रहा है। जैसे मान लो बड़ी ई की बात करता हूं, वो कैसे बनती है? ई, ई। तो क्या है? एक ही जाति के हैं, मतलब एक ही जाति के हैं ना, देखो ई, ई एक ही जाति से, और जो आगे बन रहा है वो क्या है? वो बड़ी ई बन रहा है। उसी तरह से ऊ है, ऊ, ऊ, बड़ा ऊ। तो ये कौन से हो गए भाई? ये हो गए आपके सजातीय। और जो बचते हैं वो विजातीय हैं। वो कैसे? विजातीय के भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अब देखो क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो जाती है, तो आपको देख के आपने पता लगा लिया होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जाएगा, क्योंकि ऊ और आ मैंने पहले बताया आपको कि ये जो स्वर हैं ये क्या हैं? ये सजाती हैं। अब विजातियां, विजातीय कौन से होते हैं भाई? विजातीय कौन कौन से? जैसे मान लो ए लिखते हैं हम ना, ए लिखते हैं ना हम ऐसे, समझ रहे हो? तो ये कैसे बनता है? ये बनता है अ प्लस ई, छोटी ई, इससे बना। अब विजातीय कैसे हुआ? देखो एक अलग फैमिली का बंदा है और ये ई जो है वो एक अलग फैमिली का जो है पर्सन है। तो देखो तब बोलते हैं को विजातीय। विजातीय का मतलब हुआ जो जातीय नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो ये दोनों जो है अलग अलग हैं, तब जाके हमारा ए बन रहा है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। अगर आपको समझ आया तो आप मुझे एक और एग्जाम्पल जो है वो कमेंट में टाइप करेंगे विजातीय का, विजातीय स्वर का, और क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, उधर लिखेंगे विजातीय स्वर, उसके इक्वल में आप बताएंगे कि विजातीय स्वर कौन सा है ए के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर तो आपने करना ही है, साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोलता है निम्न में से दीर्घ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दीर्घ, अब देखो दीर्घ शब्द का पर्यायवाची बताना है आपने, सॉरी। और आपके ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन है अमृत, हिरण, आंख या घोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी करेक्ट होगा। इसमें आंख, आंख को हम जो है वो दीर्घ भी बोलते हैं। आंख, नेत्र, चक्षु, इस तरह से आपने जो है वो चीजें याद रखनी है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखो इसी तरह से जो मैंने आपको एग्जाम जो से क्वेश्चन लिए हुए हैं ना, फ्रेम किए हैं ना, जिन जिन टॉपिक से, सेम एज इट इज आपको जो है वो 2019 में जो आपका हुआ था एग्जाम, उसमें भी आए थे। तो मतलब मैंने ये कोशिश करी है कि जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछता है ना, उसी तरह से मैं आपको पूछूं, राइट। देन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। शुद्ध वर्तनी को आपने चयन करना है। यहाँ पे देखो अनुभूति लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है अनुभूति 3 तरीके से। अब वहां पे एग्जाम में आपने बहुत ही सोच समझ के जो है वो चीजों को क्या करना है, टिक करना है अपना जो आंसर है, ठीक है। देखो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अब देखो शुद्ध वर्तनी बताओ कैसे हमारी सही होती है। एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ। जो हिंदी है ना, हिंदी क्या कोई भी आपकी भाषा है ना, अगर आप उसको लिखते हो ना, जितना आप उसको लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिख रहे हो ना उसको, तो आपका जो शुद्ध वर्तनी का जो जैसे कोई भी प्रश्न होता है वो अपने आप जो है सही होता चला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। हनुमान का मारुति, मंगलमूर्ति, अंजनी पुत्र, उपसवी।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था वैसे, क्योंकि मारुति हनुमान को या मारुति भी बोलते हैं, मंगल मूर्ति भी, अंजनी पुत्र भी हनुमान जी को बोला जाता है, पवन पुत्र भी अभी हनुमान जी को भी बोला जाता है, पवन पुत्र, राम सेवक, समझ रहे हो, बहुत सारे नाम है वैसे हनुमान जी के, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है सुशिक्षित में उपसर्ग है, एक शब्द है हमारा सुशिक्षित, इसमें उपसर्ग है। अब देखो मैंने बताया था आपको उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी शब्द के जो सार्थक शब्द से पहले जो लगे होते हैं। सार्थक क्यों बोलता हूं मैं बार बार, क्योंकि अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में रखोगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो कैसे, अभी बताता हूं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है सु, देन शी, देन उ और पर, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे मैं सु को यहां ले आता हूं ना, और बचता क्या है, कौन सा शब्द बच रहा है फिर इधर, शिक्षित, क्या बच रहा है, शिक्षित। इसका कुछ अर्थ होना चाहिए, जो इस साइड जो आपका शब्द बचेगा ना बेटा, वहां उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्षित बचा होता है ना, ऐसे बचा होता तो उसका कोई अर्थ नहीं था, तो इसका मतलब है आप गलत वहां पे चूज कर रहे हो जो आपका ऑप्शन है। अब देखो अगर मैं सु यहाँ पे चूज कर रहा हूं तो यहाँ पे बच क्या रहा है, शिक्षित, तो एक सार्थक शब्द है। देखो इसका एक अर्थ है, इसका मतलब आप सही क्या कर रहे हो, उपसर्ग का चयन कर रहे हो। इसी तरह से आपने प्रत्यय का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है सामान्य नियम के विरुद्ध बात, सामान्य नियम कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी बात जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। वाक्य के लिए एक शब्द बताना है आपने, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, विवाद, संवाद, निशा या अपवाद। देखो निशा का मतलब रात्रि होता है, उसको हम इस पे लेंगे नहीं। संवाद और विवाद का आप समझते ही हो, अपवाद, बिल्कुल। अपवाद का मतलब हुआ कि जैसे जो चमगादड़ है, चमगादड़ एक अपवाद है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, तो मतलब सामान्य नियम के विरुद्ध जो भी कोई बात होती है उसको अपवाद में लेते हैं हम। आशा करता हूं वैसे आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द चुन, देखो फिर से सही वर्तनी का चुनना है आपने। देखो पृष्ठ, प्रयास, ब्रजभाषा, नियम। देखो नियम तो बिल्कुल गलत है, प्रयास तो ऐसे लिखा नहीं जाता है, पृष्ठ, पृष्ठ वो ऐसे होता है, ठ होता है पूरा, वो यहाँ पे ट है, पृष्ठ है, पृष्ठ नहीं होता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रजभाषा। क्या होगा, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन सा शब्द विशेषण रूप है, निम्न में कौन सा शब्द, शब्द का सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये होगा निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण रूप है। देखो इधर आपने जो आपके ऑप्शन है वो ये है, देखो विशेषण रूप देखना है आपने कि नैतिक, अज्ञान, पीड़ा या उपरोक्त सभी, तो विशेषण रूप देखना है आपने कौन सा शब्द है जो विशेषण है। देखो ये आपको मैं होमवर्क के लिए फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जो है वो वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है मृदुल का विलोम शब्द है कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा रुक्ष, मृदुल का क्या होगा, विलोम, रुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है समरूपी शब्द युग्म, जो समरूपी शब्द मतलब एक जैसे जो देखने में सुनने में लगते हैं जैसे हमें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओटना और ओटना। देखो यहाँ पे ओटना ये है, यहाँ पे एक मात्रा है ओ को, ओटना, राइट, देन ओटना। अब बोला कि मतलब जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही अर्थ जो है कौन सा व्यक्त कर रहा है इसमें, बिनोले अलग करना और खोलना, देन सोना और सुलाना, या तरफ और तथा, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन आपको ना, एक एग्जाम था आपका यूपीएससी का एग्जाम था, वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो ये आपने बहुत ध्यान से रखना है। इस तरह के भी कई बार अगर आपका जो लेवल है एग्जाम का, अगर एग्जामिनर उसको हाई कर देता है, देखो इजी, मॉडरेट, हाई, अगर वो हाई कर देता है ना तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये आपने ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है अनूप को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे। देखो अपशब्द जो है क्या है, रेखांकित किया गया शब्द है, बुरा की पहचान करनी है आपने कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इनमें से कौन सा शब्द है, अभिकारी है, सर्वनाम है, संज्ञा है या विशेषण है। अब देखो इसमें ना जो करेक्ट आंसर होगा ना वो वैसे लग रहा है वैसे, क्योंकि अभिकारी यहाँ पे मेंशन किया गया, तो ये तो वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा इसका, अभिकारी। बट मैंने आपको बताया था विकारी शब्द कौन से थे, विकारी शब्द कौन कौन से थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मैंने बताया था ना। ये इस चीज को आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ, जो आपकी जैसे बेसिक की जो वीडियोस डली हुई हैं, अगर आपने विजिट नहीं किया है, नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो मैं आपको ऊपर जैसे यहाँ पे आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, या फिर आप जो है
प्लेलिस्ट में जाके जो है विजिट कर लीजिएगा, राइट। देन इसमें करेक्ट आंसर जाएगा अविकारी। अब देखो इसके बाद जो चीजें बचती हैं वो अविकारी में बचती हैं। विकारी और अविकारी मैंने बहुत ही अच्छे से करवाए हुए हैं, तो प्लीज आप एक बार वहां पे विजिट कर लीजिएगा। देन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक आपकी अटेंडेंस बताता है हमें, और आपका जो शेयर है वो हमें मोटिवेशन देता है, और आपका जो सब्सक्राइब है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इस तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं आपकी स्टडी के लिए, वो आपको वहां पे मिलती रहती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपने पहचानना है ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी इसमें तो कोई सर्वनाम है नहीं। देन सोहन अच्छा लड़का है, अब ये नाम ले रहा है यहाँ पे, तो ये तो संज्ञा है। सोहन क्या है भाई, ये संज्ञा है। अब बोलो उसमें बहुत धैर्य है, उसमें, यस। देखो आप, उसको, या उसमें, उसका, समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, सर्वनाम है, मतलब संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, समझ रहे हो। तो स्कूल, स्कूल अपने आप में संज्ञा है, तो करता तो यहाँ पे जो संज्ञा है ना स्कूल, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे सर्वनाम है, संज्ञा है। मैं फिर से एक बार बार बोलता हूँ कि संपूर्ण हिंदी क्यों जाओ आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ऐसे ऐसे ट्रिक बताए हैं मैंने, कि एक बार अगर आपने वो वीडियोस देख ली ना, तो जिंदगी भर के लिए आपको सर्वनाम और संज्ञा के लिए या विशेषण के लिए किसी भी टॉपिक के लिए वीडियो देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, अमन बहुत ईमानदारी से काम करता है। अमन जो है वो बहुत ईमानदारी से, अब ईमानदारी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखो ये, ठीक है। बोलता है वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। ईमानदारी कौन से भेद में आती है संज्ञा के? जैसे जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक में आता है, वस्तुवाचक में आता है, या भाववाचक में आता है। तो देखो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा। और मैंने बताया भी था आपको संज्ञा की जो वीडियोज है, कि जो भाववाचक है ना, भाववाचक का मतलब क्या हुआ, कि ऐसे शब्द जो मतलब जिनको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे ईमानदारी था यहाँ पे, प्रेम, घृणा, घृणा भी आएगा, सॉरी, घृणा, और ईर्ष्या, ठीक है, नफरत, नफरत, क्रोध, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सभी जो है एग्जाम्पल है भाववाचक संज्ञा के। भाववाचक संज्ञा मतलब नाम से पता चल रहा है कि भाव, भाव का मतलब फील, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, बोलते हैं ना हम कि फीलिंग, तो हमारे जो भाव होते हैं उनको हम फीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, वो सारे शब्द किस में जाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से स्कर्मक क्रिया को पहचानो। आपने स्कर्मक क्रिया, देखो अकर्मक स्कर्मक क्रिया मैंने बहुत अच्छे से दिया भी है, वीडियो में बताया भी है वैसे, चलो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है अभिनव, निबंध लिखता है, यानी यहाँ पे पानी बरस रहा है, मैं चला, वह नहाता है। और देखो मैंने एक बात कही थी आपसे, जब भी आपने स्कर्मक या कर्मक को पहचानना है तो कैसे पहचानना है, आपने ना दो क्वेश्चन करने हैं, क्या, देन किसको, ये किससे करने हैं आपने, किससे करने हैं, ये आपने करने हैं जो वर्ब है, जो क्रिया है, जो क्रिया है। अब यहाँ पे क्या है, लिखता है, एक क्रिया है। अब लिखता से मैंने पहला क्वेश्चन किया कि क्या लिखता है, तो मुझे आंसर मिला यहाँ पे कि भाई निबंध लिखता है। वो मिल रहा है ना मुझे उत्तर, कि वो निबंध लिखता है। अगर मुझे उत्तर मिल गया ना स्कर्मक, स्कर्मक मतलब अगर मुझे उत्तर मिल गया तो वो स्कर्मक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक होगी या द्विकर्मक होगी। जिस तरह से चीजें रहेंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पानी बरस रहा है। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे क्या है जो क्रिया है कि बरस है ना, बरस। तो आप बोलेंगे कि क्या बरस रहा है, आप बोलोगे कि सिर्फ पानी। यहाँ पे उत्तर मिल तो रहा है पानी, नहीं नहीं। सबसे पहली बात ऐसी है कि पानी जो है वो क्या से नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे जो करता है ना, करता क्या है, देखो पानी यहाँ पे किस जगह के ऊपर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अकर्मक मतलब कर्मक क्रिया नहीं है। मैं चला, ये भी अकर्मक है। वह नहाता है, नहाता ये क्या है, क्रिया है। क्या नहाता है, आप बोलोगे वह, वह जो है वो क्या से नहीं आएगा। वह जो उत्तर है वो, अगर मैं ऐसा पूछूं कि कौन नहाता है, कौन नहाता है, नहाता है, तब आप बोलेंगे कि वह नहाता है ना। क्या से थोड़ी भी आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझा है तो बेसिक की वीडियो में जाइए, वहाँ पे कर्मक क्रिया को लेकर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको जरूर वहाँ पे गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट। क्वेश्चन है हमारा, आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ है। आदमी बनना, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 2 से 3 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। देखो आदमी बनना मतलब आदमी जैसा दिखना, बिल्कुल ही गलत है। काम पूरा हो जाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा व्यवहार सीखना, होल्ड कीजिए। अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित हो जाना, ये भी बिल्कुल गलत है। अब ये हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया था आपको कि मुहावरे और लुगदियाँ, क्या मतलब हुआ
जो उनका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ का मतलब बताता हूँ क्या होता है। देखो शाब्दिक अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है कि आदमी बनना, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे यहाँ पे आदमी जैसा दिखना, आ रहा है ना इसका सेंस? जो इसकी शाब्दिक जो चीज़ बता रही है वो ये बता रही है कि आदमी बनना मतलब आदमी जैसा दिखना, जो शाब्दिक अर्थ है इसका। बट शाब्दिक अर्थ को ना लेके उसका जो विलक्षित अर्थ होता है, मतलब अलग जो अर्थ निकलता है, उसको हम मुहावरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। मुहावरों की मैंने वीडियोज़ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दी है आपको, अगर आप एक बार देख लेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बौना का तत्सम शब्द है, देखो तद्भव और तत्सम। तत्सम माने संस्कृत के जो शब्द हैं उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द, ठीक है? तद्भव कौन से शब्द हैं? जो संस्कृत से कुछ आए हुए शब्द हैं, जिनमें हिंदी में जिनका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है? ये ऐसी चीजें हैं। देखो तत्सम और तद्भव के लिए भी मैंने प्रॉपरली वीडियो दी है, और अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो वहां से आप, क्योंकि ये आपका जो अभ्यास है तो यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन की तरफ मतलब ऑप्शन की तरफ चलेंगे। यापन, बान, बपन या बामन। देखो बौना का तत्सम बताना है। देखो बौना क्या है? अपने आप में एक तद्भव शब्द है बेटा। क्या है? तद्भव शब्द। अब आपको पूछ रहा है कि तत्सम शब्द क्या होगा इसका? यापन होगा, बान होगा, बपन होगा, बामन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डी आपका करेक्ट आंसर जाएगा, बौना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। लिपि किसे कहते हैं? लिपि चित्रकारी, शिल्पकारी, लिखित ध्वनि संकेत या इनमें से कोई नहीं। देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई भी लिपि है ना, जैसे मान लो हमारी देवनागरी लिपि है, तो लिपि का मतलब समझो पहले क्या होता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आनंद, मैंने लिखा आनंद। अब देखो लिपि का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे थोड़ा सा समझाता हूँ, इससे आप समझ लोगे। देखो यहाँ पे लिखा ना मैंने आनंद, अब हमने ये समझा होगा कि इसका मतलब अ होता है, आ की मात्रा लगती है, न ये बिंदी लग रही है, और ये तो इसके जो जैसे हम मतलब इसको लिख रहे हैं ना, लिखित ध्वनि संकेत। देखो मैं जब बोल रहा हूँ ना आ और लिख रहा हूँ, तो ये संकेत दे रहा है हमें कि इस समझने के लिए कि भाई ये आनंद लिखा हुआ है। अब आनंद का जो अर्थ है वो हमें पता है, वो हमने पढ़ा हुआ। तो लिपि वही होती है, क्या? लिखित ध्वनि संकेत होता है लिपि। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। उड्डयन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अ, यस ऐसे उड्डयन। ये बोल रहा है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो उत प्लस डयन, देन उड्डयन, देन उद्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा इसमें। उद्डयन क्या होगा? उद्डयन। और इसमें कौन सी संधि है? कौन सी संधि है इसमें? इसमें है व्यंजन, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि प्रयोग हुई है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास की पहचान करनी है। आप देखो समास, छंद, अलंकार और एक और आपका कारक, इनमें से आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 19 की, अगर मैं बात करूँ, या उससे पहले भी जो आपके एग्जाम हुए थे ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आपने ये आपने बहुत ही अच्छे से कर लेना है टॉपिक को अपने, ठीक है? देन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोलता कि द्वंद्व समास पहचानना है आपने। द्वंद्व समास किस में? यहाँ पे यथा संभव में, देशभक्ति, पीताम्बर या देश विदेश। देखो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, देश विदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। द्वंद्व का मतलब, द्वंद्व समास कौन से होते हैं? जिनमें आपस में द्वंद्व होता है। द्वंद्व कैसे? देखो यहाँ पे देश है और विदेश है, एक ही शब्द, मतलब देश, ये इधर देश की बात हो रही है तो इधर विदेश की बात हो रही है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। तो देश और विदेश, तो दोनों में क्या है? द्वंद्व है इन दोनों में, ठीक है? तो ये क्या है? ये आपका द्वंद्व समास में जाएगा। अब समास के बारे में एक प्रॉपर्ली आपको जो है वीडियो बस एक डला भी है, पर अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपका कुछ डाउट बचता है ना, तो फिर मैं दोबारा से आपको एक बहुत ही बढ़िया शानदार क्लास लेके आऊंगा, जिसमें आपके जो सारे डाउट हैं वो पूरे आपके डाउट जो है क्लियर होंगे उसमें, राइट? क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है? जो स्वार्थ शब्द है ना, बोला कि स्वार्थ जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, इनमें से कोई नहीं है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अब देखो दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या है? देखो स्वार्थ का मतलब वैसे बताता हूँ, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा स्व अर्थ। ध्यान दीजिएगा, स्व अर्थ। देखो कोई भी ना, मतलब दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी लघु या कोई भी दीर्घ जो जातीय स्वर होते हैं ना, जब उनका मेल जो है वो लघु या दीर्घ जातीय स्वर से होता है, तो उस जो मतलब एक विकार होता है ना, जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, उसके बिना तुम पढ़ नहीं सकते, ठीक है? बोलता वाक्य में संबंध बोधक का, ये जो ये वाक्य है ना, पूरा वाक्य ये यहां तक, उसके बिना तुम पढ़ नहीं सकते, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द पहचानना है भैया आपने। संबंध बोधक शब्द कौन सा है इसमें? तो देखो तुम, उसके, कुछ या बिना। तो इसमें संबंध बोधक मतलब जो संबंध क्या करे, जो वाक्य को
वाक्य में संबंध निर्धारित करे तो यहाँ पे क्या होगा, विनय आएगा। उसके बिना, ये जो ये बिना शब्द है ना आपका, ये शब्द है आपका, ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ये चीजों को। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा समझ लीजिए आपने समझने के लिए कि इस तरह से ये काम कर रहा है, तो ये बिना इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, दोहा छंद में यति कहाँ होती है? यति, यति का मतलब समझते हो आप, क्या मतलब होता है यति का? यति का मतलब होता है अंत में कोई विश्राम, जब हम किसी चीज को देते हैं ना, अगर आप मतलब मोटे मोटे तौर के ऊपर समझना चाहे इसको, तो जैसे कोई भी मतलब जैसे कोई चरण होता है ना, प्रत्येक, देखो ऑप्शन क्या है इसके, वैसे चरण के अंत में, छंद के अंत में, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, चरण के अंत में। क्यों होगा? देखो प्रत्येक छंद में ना 4 चरण होते हैं, और 4 चरण में प्रत्येक जो चरण होता है हमारा ना, उसके बाद जैसे हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, उसको सांस लेने के लिए जो हम विश्राम लेते हैं ना, सांस लेने के लिए विश्राम लेते हैं ना, तो उसी विश्राम को क्या कहते हैं हम? यति। क्या कहते हैं? यति। और जैसे अगर पाठन या कोई गीत होता है, या हम पढ़ते हैं ना, कोई गीत गाते हैं, तो जो जो मतलब गीत है ना, गीत को जो बाधित करते हैं ना, जो भी जब हम विश्राम देते हैं ना किसी उसमें, तो जो विश्राम वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? यति। क्या बोलते हैं? यति। आशा करता हूँ ये समझ आया होगा आपको। देखो समझना है आपने बहुत अच्छे से, छंद, अलंकार, रस, फिर से बोल रहा हूँ, कारक और समास, इन सब टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे से करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट पाए। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, काली घटा का घमंड घटा। क्या है? काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो अलंकार से आपको क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, यमक है, रूपक है, उपमा है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यमक। अब यमक का मतलब क्या होता है? देखो जब भी किसी वाक्य में ना किसी शब्द को क्या मतलब जो रिपीट होता है शब्द, जैसे यहाँ पे घटा है, घटा क्या है? घटा जो शब्द है ना, वो 2 बार प्रयोग हो रहा है। अगर मैं प्रथम बात करूं, पहले अगर मैं बोलूं घटा की बात करूं, यहाँ पे इसने बोला कि काली घटा का घमंड घटा, जो काली घटा, प्रथम जो घटा लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है बादल। क्या है? उसका मतलब है बादल। और जो दूसरी घटा है, उसका मतलब है कम होना। दूसरी घटा जो यहाँ पे घमंड घटा, मतलब घटा मतलब कम होना, जैसे हम बोलते हैं ना घटा, तो वो है, वो जो दूसरा घटा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कम होना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या है? यमक में जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने जो भी कलीग हैं, फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी आपका एग्जाम जिसमें हिंदी आपको पूछी जाती है ना, तो अगर आप इन वीडियोस को ढंग से देखते हो, और ये पूरे ही PYQ क्वेश्चन है जितने मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, तो मैं 500% श्योर हूँ एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।